आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 12th एनसीईआरटी का। और इस चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। इसमें जो थ्योरी दी गई थी लाइफ की ओरिजिन को लेकर के, उसका डिस्कशन करेंगे। थर्ड है हमारा व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए कौन कौन से एविडेंस थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडाप्टिव रेडिएशन। एंड नेक्स्ट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। और जो 7th टॉपिक है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है। और 8th टॉपिक है ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। और जो लास्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो है हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। अर्थ के लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई उसकी स्टडी को हम जिसमें करेंगे वो है हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्लियर? तो यहाँ पे एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम देखते हैं, देखो बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं और प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हम ऐसे किस यूनिट में मेजर करते हैं वो है हमारी लाइट ईयर। लाइट ईयर, क्लियर? तो लाइट ईयर मतलब कि देखो दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते क्या हैं? स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस, क्लियर? तो स्टेलर डिस्टेंस को हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो कौन सी है? लाइट ईयर। क्लियर? तो लाइट ईयर किसकी वो यूनिट है? तो देखो ईयर से कंफ्यूज मत होना, ये डिस्टेंस की यूनिट है। क्लियर? देखो क्या कह रहा है, स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। स्टेलर डिस्टेंस होती क्या है? दो प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? अब देखो नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम origin of life considered, origin of life is considered a unique event in the history of universe। यहाँ पे पहले डाटा लिखा था यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में, तो यहाँ पे जो डाटा अब चेंज कर दिया गया 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड। पहले यहाँ पे 20 लिखा था। क्लियर? तो ये 20 को हटा दिया है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो यूनिवर्स की ओरिजिन हुई है ना, तो देखो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितना है? 13.8। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेस द यूनिवर्स। क्लियर? गैलेक्सीज कंटेन्स स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो यूनिवर्स की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई थी। उस थ्योरी का नाम क्या था? बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अर्थ की ओरिजिन के बारे में बताया है यहाँ पे 4.5 बिलियन ईयर एगो, जब एटमॉस्फेयर नहीं था वहाँ पे। और एटमॉस्फेयर नहीं था तो मतलब कि रिड्यूसिंग नेचर का एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। क्लियर? मतलब कि ऑक्सीजन नहीं थी वहाँ पे। वाटर वेपर, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टेन मॉस कवर्ड द सरफेस। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर हाइड्रोजन एस्केप्ड। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये सनलाइट है, यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ किस में? H2 प्लस O2 प्लस, और H2 जो है वो एस्केप्ड आउट हो गई क्योंकि लो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। क्लियर? उसके बाद देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन प्लस अमोनिया प्लस CH4 मेथेन बाइंड अप करके किसका फॉर्मेशन कर लिया? H2O प्लस CO2 का। और नाउ O3
लेयर, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। देखो आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर H2 एस्केप्ड। ये देखो लाइटर H2 है वो एस्केप्ड आउट हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको हाईलाइट करिए, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मेथेन टू फॉर्म वाटर CO2 एंड अदर। देखो ऑक्सीजन किसके साथ, अमोनिया और मेथेन के साथ कंबाइंड किया, फॉर्मेशन किसका कर लिया, वाटर और CO2 का और अदर प्रोडक्ट्स का। उसके बाद क्या हुआ, द ओजोन लेयर वाट फॉर्म, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। और अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन कब हुई थी, देखो 500 मिलियन ईयर एगो, 500 मिलियन ईयर एगो लाइफ की ओरिजिन हुई थी अर्थ के ऊपर। ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर एगो, 4 बिलियन ईयर एगो। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थ्रू यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ। इन्होंने अर्ली ग्रीक थिंकर्स, अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या बताया कि यूनिट ऑफ लाइफ को स्पोर कहते हैं और ये स्पोर जो होते हैं अदर प्लेनेट से आए हैं, क्लियर, अर्थ पे। और इसी को बोल दिया गया थ्योरी ऑफ पैनास्पर्मिया। तो थ्योरी ऑफ पैनास्पर्मिया क्या कहती है कि लाइफ की ओरिजिन अर्थ पे जो है अदर प्लेनेट से आई है, क्लियर। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट फ्रॉम डिकेइंग और रोटेटिंग मैटर। मतलब कि लाइफ की ओरिजिन जो है ना वो डिकेइंग मैटर से हुई है। तो इसी को बोल दिया जाता है स्पॉन्टेनियस थ्योरी। साइड में लिख लेते हैं, लाइफ केम फ्रॉम डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस थ्योरी। लेकिन इसको डिस्प्रूव भी कर दिया गया एक साइंटिस्ट के थ्रू, और डिस्प्रूव किसने किया, डिस्प्रूव्ड बाय पास्चर। और पास्चर ने दिया था क्या फिर, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या कहती थी, लाइफ केम फ्रॉम डिकेइंग मैटर। और इस थ्योरी को डिस्प्रूव किसने किया था, लुईस पास्चर ने। और लुईस पास्चर ने एक थ्योरी दी थी, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, क्लियर। लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम फ्रॉम डिकेइंग मैटर। ठीक है, डिकेइंग मैटर से अगर लाइफ की ओरिजिन की जो थ्योरी दी गई थी उसको बोल दिया गया स्पॉन्टेनियस थ्योरी, क्लियर। लुईस पास्चर उसके बाद आए, इन्होंने बोल दिया, इसको डिस्प्रूव कर दिया और बताया क्या कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के थ्रू ओरिजिनेट हुई है। ओपेरिन रसिया से बिलोंग करते थे, हेल्डन इंग्लैंड से। इन्होंने प्रपोज किया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्लियर। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से, जैसे RNA एंड प्रोटीन, और भी हो सकते हैं। दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वर प्रिसीडेड बाई केमिकल इवोल्यूशन। तो आपसे पूछेगा केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया था, तो ओपेरिन एंड हेल्डन। ओपेरिन रसिया से बिलोंग करते थे, हेल्डन इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे, क्रिएट सिमिलर कंडीशन इन द लेबोरेटरी स्केल। जो अभी केमिकल इवोल्यूशन दिया था ओपेरिन और हेल्डन ने, सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने लैब में करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जो है कंपाउंड लिए क्लोज फ्लास्क के अंदर, कौन कौन से, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। वाटर वेपर भी लिया था, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 800 डिग्री टेम्परेचर पे, क्लियर। उन्होंने बाद में क्या देखा कि अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे वाटर को बॉईल किया इन्होंने, क्लियर। वाटर की बॉइलिंग के बाद देखो क्या हुआ, वेपर जो है ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे वेपर जो है लार्ज फ्लास्क में इकट्ठा हो गई वेपर।
इसमें इन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज कराया क्योंकि इलेक्ट्रोड लगे थे, ठीक है। स्पार्क डिस्चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना टेम्परेचर जनरेट हुआ, 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। क्लियर। और गैसेस कौन कौन सी थी, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। एक चीज़ और यहाँ पे याद कर लीजिए, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा, इन्होंने कितना लिया, 2:1:2 का रेशियो। क्लियर। लार्ज फ्लास्क में जहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज हुआ था। उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पे गैसेस जो है कंडेंस होके वाटर, देखो यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, कंडेंसर लगा है। कंडेंसर के बाद यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट जो यहाँ पे यू शेप की ट्यूब है वहाँ पे इन्होंने इकट्ठा कर ली, और यहाँ पे यू शेप जो ट्यूब है ना, वहाँ पे वाटर की वेपर जो इकट्ठा हुई थी ना, उसका एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमीनो एसिड्स। क्लियर। तो यहाँ पे देखा कि वाटर जो मिला है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल 2000 मिलियन ईयर एगो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट कौन से थे हमारे, चार्ल्स डार्विन साहब। इन्होंने एक जहाज लिया HMS बीगल पे और निकल पड़े समुद्री यात्रा पे। क्लियर। समुद्री यात्रा पे निकल पड़े। HMS बीगल जहाज का नाम है। 19th सेंचुरी में ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकले थे यहाँ पे। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स टू अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन के अकॉर्डिंग जो देखो, द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स टू अल्टीमेटली एंड ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस है तो डार्विन के अकॉर्डिंग वो फिटनेस में कंसीडर किया जाएगा। हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन द इन्वायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स। क्लियर। ये इनका कॉन्सेप्ट था डार्विन का। एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वायलेस। अल्फ्रेड वायलेस के भी एक नेचुरलिस्ट थे और कहाँ गए थे, मलय आर्चिपेलागो पे। क्लियर। वर्क इन मलय आर्चिपेलागो। सेम कंक्लूजन सेम टाइम में निकला था जो डार्विन कर रहा था। अब यहाँ पे व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से एविडेंस है, बहुत सारे एविडेंस हैं, लेकिन हमारे पास जो NCERT के अकॉर्डिंग जो डाटा दिया गया है हम वही एविडेंस की बात करने वाले हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टडी ऑफ फॉसिल in different sedimentary layers indicate the geological period in which they extended। जैसे कोई ये हमने ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद दिया, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे कोई एक यहाँ पे एक फॉसिल पाया गया और एक यहाँ पे फॉसिल पाया गया इस लेयर में, तो देखो ये जो होगा वो न्यूली फॉसिल होगा और ये ओल्ड। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन किसने प्रपोज किया था, तो अर्नेस्ट हेकल, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, कुछ फीचर्स जो होते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स में जो होते हैं कॉमन होते हैं, कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स में, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाता है एडल्ट स्टेज में वो कॉमन फीचर दिखना बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन किसने प्रपोज किया, अर्नेस्ट हेकल ने, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स just behind the head but functional organ only in the fishes and not found any other adult vertebrates। गिल स्लिट्स की बात कर रहा है। क्लियर। क्या कह रहा है, all vertebrates including human beings develop a row of vestigial gill slits। ह्यूमन में जब डेवलपमेंट हो रहा तो गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन फंक्शनल किस में दिखे हमको, केवल और केवल फिश में, एडल्ट स्टेज में। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है।
दिस प्रपोजल वॉज डिस्प्रूव्ड बाई, देखो क्या कह रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन दिया किसने, यहां पे लिख लेते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रपोज किया था, अर्नेस्ट हैकल ने ऑब्जर्वेशन के बेस पे, और इसको डिस्प्रूव किसने कर दिया, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर साइंटिस्ट ने। दिस प्रपोजल वॉज डिस्प्रूव्ड ऑन द केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाई अर्नेस्ट वॉन बियर, ही नोटेड दैट, क्या इन्होंने देखा था, एम्ब्रियो नेवर क्रॉस थ्रू दी एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, क्लियर। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, इसीलिए इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन को डिस्प्रूव कर दिया था। और क्या बताया था, एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स, ये लाइन इन्होंने बोली थी। उसके बाद यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे कुछ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर की, तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट इनके बारे में इंडिकेशंस है, उसको देख लेते हैं। ये ट्राइसेरेटॉप्स हो गया, इसके हेड रीजन पे देखो 3 हॉर्न्स है, हॉर्न्स, ठीक है, तो इससे इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, 3 हॉर्न्स ऑन दी हेड रीजन, ये ट्राइनोसोरस है। उसके बाद यहाँ पे क्रोकोडाइल, ये आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस को देखो, इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, क्लियर। और ये है हमारा स्टेगोसोर्स, ये इसकी बैक पे देखो, ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बनी है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। और इसकी टेल्स रीजन में देखो स्पाइक है, तो ये है स्टेगोसोर्स। ये ब्रैंकियोसोर्स है, ये बिल्कुल देखो लॉन्ग नेक स्ट्रक्चर है इसकी, लॉन्ग नेक, ठीक है, और एंड लॉन्ग टेल। ये जो टायरेनोसोरस रेक्स इसको बोलते हैं, टायरेनोसोरस रेक्स, क्लियर। ये इसकी जो हाइट होती है वो 20 फीट होती है, क्लियर। और फियरसम डैगर लाइक टीथ होते हैं इसके, डैगर लाइक टीथ। ये हाइट आगे मिलेगी आपको, अभी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लिखवा रहे हैं एक साथ ही। और ये सडनली डिसअपियर कब हो गए, अप्रॉक्स 65 मिलियन ईयर एगो डिसअपियर हो गए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और ये बताना चाह रहा है इसमें कि ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है या एनालॉगस। अगर कोई होमोलॉगी को बिलोंग करता है तो वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा, ठीक है। और होमोलॉगी का मतलब क्या होता है, कोई भी हो स्ट्रक्चर अगर ऑरिजिन सेम हो, सिमिलर इन ऑरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, तो बोलेंगे हम होमोलॉगस। अगर डिफरेंट ऑरिजिन हो एंड सिमिलर फंक्शन हो, सिमिलर फंक्शन, तो कहेंगे हम एनालॉगस, क्लियर। होमोलॉगस जो होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर वो कन्वर्जेंट। तो ऐसा याद कर सकते हैं एचडी और एसी से। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट्स हार्ट और ब्रेन। तो इतना तो पता है ना, हार्ट का फंक्शन दूसरा है और ब्रेन का फंक्शन दूसरा है। तो अगर हमको सीधे देखना है, ओरिजिन अगर हमको याद नहीं आ रहा है तो हमको सीधे फंक्शन से ही कोरिलेट कर लेना है। अगर फंक्शन डिफरेंट है तो हम बता देंगे कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। हार्ट का फंक्शन दूसरा होता है, ब्रेन का फंक्शन दूसरा, तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्लियर। देखो, थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा, ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर हो गया। ये थॉर्न हो गया बोगनवेलिया का, कुकुरबिटा का ये टेंड्रिल हो गया। ये होमोलॉगी को बिलोंग कर रहे हैं। होमोलॉगी बिलोंग ऑन, देखो ये वही लिखा है, होमोलॉगी बिलोंग ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऊपर लिखा चुके हैं। होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, देखो
Wings of butterfly and birds look alike. They are not anatomically similar structure through their perform similar function. अगर हमने क्या बताया, फंक्शन अगर सेम हो जा रहा है, फंक्शन अगर सेम है, क्या कह रहा है, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो अगर फंक्शन सेम है, फंक्शन सिमिलर, तो एनालॉगस। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, तो किसको बिलोंग करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसको शो करता है, एनालॉगी। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर कौन कौन से होंगे, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, आइज का फंक्शन सिमिलर ही होगा ना देखने के लिए। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर्स हो गए, क्लियर। और देखो यहाँ पे स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, लेकिन फंक्शन सिमिलर कैसे है, दोनों का फंक्शन क्या है, स्टोरेज का। तो ये भी एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। प्रोटीन एंड जीन्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर के। ऑरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, प्लांट एंड एनिमल में। देखो पहला दिया गया है ये प्लांट के अंदर, दूसरा है ये एनिमल के अंदर। मैन, चीता, व्हेल और बैट के ये अलग अलग फंक्शन है इसका, उड़ने के लिए, तैरने के लिए, दौड़ने के लिए, अदर काम करने के लिए, ठीक है। तो इनके फंक्शन डिफरेंट हैं, तो होमोलॉगी को बिलोंग कर रहे हैं। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड 1850s बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इसके बाद आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920। तो ये केस स्टडी हम आपको अच्छे से बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखो ये है 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये है 1920, ये है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 1850 है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 1920 है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमको क्या करना है, देखो दो टाइप की मौत है। मौत का नाम है विस्टन बिटुलेरिया, क्लियर। इसमें नहीं दिया है लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, ये मौत जो बनी हुई है ना उसका नाम क्या है, विस्टन बिटुलेरिया। तो 1850 में जब इंडस्ट्री नहीं लगी थी तो पोल्यूशन कम था, और पोल्यूशन कम होने की वजह से क्या था, इस वाले एरिया में देखो यहाँ पे पोल्यूशन कम है, और पोल्यूशन अगर कम है ना तो वो जो पूरा इन्वायरमेंट होगा एकदम क्लीन रहेगा। और पूरा इन्वायरमेंट क्लीन अगर रहेगा ना यहाँ पे, तो ये जो वाइट वाली मौत है ना वो दिखेगी नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट एकदम क्लीन है। तो वाइट वाली मौत जो है वो अपीयर नहीं होगी, तो वहाँ पे दिखेगी कौन सी, ये ब्लैक वाली मौत। तो अगर ब्लैक वाली मौत दिखेगी तो प्रीडेटर किसको खाएगा, तो ब्लैक वाली मौत को खाएगा, तो इसको ख़त्म करने लगेगा। तो धीरे धीरे इसकी स्पीसीज जो है वो ख़त्म होगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं 1920 की, जब इंडस्ट्री लग चुकी थी तो वहाँ पे देखो ये इन्वायरमेंट एकदम ब्लैक हो गया था, ठीक है, पोल्यूशन हो गया था उसमें। इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होने की वजह से क्या था, जो वाइट वाली थी वो अब अपीयर हो रही थी, ब्लैक वाली हिडन हो जा रही थी। तो वाइट वाली जब अपीयर हो रही थी तो इसकी वजह से क्या था, प्रीडेटर वाइट वाली को खाना स्टार्ट कर दिया था, शिकार वाइट वाली को बना रहा था। तो इस आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाइट वाली की स्पीसीज जो है वो घटना चालू हो गई, क्योंकि प्रीडेटर वाइट वाली पे अटैक कर रहा था। लेकिन इसमें भी पूरी तरीके से स्पीसीज खत्म नहीं हो रही थी। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली विप्ड आउट, ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरीके से कोई भी स्पीसीज खत्म हो जाए। लाइकेन कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। ये लाइकेन जो होती है नॉट ग्रो इन द एरिया दैट पोल्यूशन, जहाँ पे पोल्यूशन होता है, जहाँ पे पोल्यूटेड एरिया होती है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करती है। व्हाट इज़ द एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है बेसिकली समझने की कोशिश करिए। कोई सिंगल जियोग्राफिकल रीजन है, जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, उस जियोग्राफिकल एरिया में एक ही स्पीसीज में वेरिएशन देखने को, जैसे ये सिंगल जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें पाई जा रही हैं डार्विन फिंचेस। ये गैलापागोस आइसलैंड समझ सकते हैं, क्लियर। ये क्या है, गैलापागोस आइसलैंड।
इसमें पाई जाने वाली डार्विन की फिंचेस जो है ना, उनकी चोंच में, बीक्स में देखिए वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इस टाइप का देखिए चोंच में वेरिएशन देखने को मिल रहा है ना, तो मतलब सिंगल जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाने वाली एक ही स्पीसीज में वेरिएशन देखने को मिल रहा है ना, उसे हम बोल देंगे एडाप्टिव रेडिएशन। क्लियर। वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन द गैलापागोस आइसलैंड। क्लियर। इसीलिए इनको बोल दिया गया डार्विन फिंचेस। क्या लिखा? स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस। कहाँ पे? गैलापागोस आइसलैंड पे। वैरायटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइसलैंड। इनकी जो ओरिजिनल हैबिट थी ना, वो सीड ईटिंग फीचर्स थी, और मैनी जो बाद में क्या हुआ, रिसोर्सेस की कमी होने की वजह से ना ये नॉन वेजिटेरियन हो गई। क्या लिखा? ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर मैनी अदर फॉर्म विद अल्टर बीक एरोस इनेबलिंग देम टू बिकमिंग इंसेक्टिवोर्स वेजिटेरियन फिंचेस। क्लियर। तो मतलब कि क्या हुआ, सेम जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाली एक ही स्पीसीज में अगर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, हम बोल देंगे एडाप्टिव रेडिएशन। और एडाप्टिव रेडिएशन का पहला एग्जांपल हमने बता दिया डार्विन की फिंचेज। ये दूसरा जो एग्जांपल है हमारा एडाप्टिव रेडिएशन का, वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। क्लियर। पहला कौन सा है? डार्विन फिंचेस। दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। मार्सुपियल इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और सेम जियोग्राफिकल एरिया में देखिए स्पीसीज की वैरायटी कौन सी है? टेस्मेनियन वोल्फ हो गया, टाइगर कैट हो गया, बैंडेड एंटीएटर हो गया। ये बहुत सारी जो वैरायटी है ना, मार्सुपियल रेडिएशन को बिलोंग कर रही हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एडाप्टिव रेडिएशन का। व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, तो इसको हम बोल देते हैं क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, जब बहुत सारे एडाप्टिव रेडिएशन एक सिंगल आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में होते हैं ना, तो उनको हम बोल देते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडाप्टिव रेडिएशन। क्लियर। इन्वॉल्विंग इनटू वैरायटी ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल ईच अदर व्हिच अपीयर टू बी सिमिलर टू बी करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। तो पहला कौन सा हो गया? डार्विन फिंचेस। दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड तीसरा हो गया प्लेसेंटल मैमल। तो ये सारे जो हैं हमारे एक साथ लिखते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। 3 एग्जांपल हमारे एडाप्टिव रेडिएशन के। पहला है डार्विन फिंचेस, दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, तीसरा है प्लेसेंटल मैमल। क्लियर। देखो यहाँ पे कुछ प्लेसेंटल मैमल दिए गए हैं, उसके एग्जाम्पल भी आपको याद करने पड़ेंगे। प्लेसेंटल मैमल में कौन कौन सा है? मोल हो गया, एंटीएटर हो गया, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्वेरल, बॉब कैट और वोल्फ। ये सारे हैं हमारे प्लेसेंटल मैमल। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की बात करते हैं तो मार्सुपियल मोल, नम्बैट एंटीएटर, मार्सुपियल माउस हो गया, स्पॉटेड कस्कस हो गया, फ्लाइंग फ्लेंजर्स, टेस्मेनियन कैट, टेस्मेनियन वुल्फ। तो ये हो गए हमारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। एक चीज़ और याद रखिए यहाँ पे, केवल और केवल प्लेसेंटल मैमल, मतलब प्लेसेंटल मैमल और प्लेसेंटल मैमल, ये शो करेगा क्या? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ये भी डाइवर्जेंट। लेकिन अगर प्लेसेंटल मैमल के साथ में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है तो शो करेगा क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इधर लिख लेते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है। अगर देखो मोल और एंटीएटर पूछ दे रहा है किसके एग्जाम्पल है, तो क्या बताओगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मार्सुपियल, मोल और नम्बैट तो किसके? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन आपको अगर एग्जाम्पल दिया एंटीएटर और नम्बैट किसका एग्जाम्पल है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। क्लियर। देखो नीचे लिखा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल। इधर और इधर शो करेंगे क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन दो की कॉन्सेप्ट थे डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। डार्विन से पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, नाम था उनका लैमार्क।
इन्होंने प्रपोज किया था यूज़ एंड डिसयूज थ्योरी। इन्होंने देखो जिराफ वाला आपने फिगर देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी कि जिराफ की जो नेक होती है ना लंबी क्यों हो गई, क्योंकि वो जो पेड़ की टहनियों को जो है ऊपर गर्दन को खींच करके खाते थे। मतलब कि आप जिस ऑर्गन का जिस पार्ट का जो है अगर यूज करोगे ना तो उसमें आपको देखो डेवलपमेंट दिखेगा। क्लियर। अगर किसी भी चीज़ का आप यूज नहीं करेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो यही है यूज एंड डिसयूज थ्योरी। तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी किसने की दी थी? लैमार्क ने दी थी। लैमार्क थे क्या? एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। क्लियर। यहाँ पे जिराफ हु इज इन अटेम्प्ट्स टू फॉरेज लिव ऑन द टाल ट्री हैड एडाप्ट बाय इलोंगेशन दियर नेक। मतलब जिराफ की गर्दन लंबी इस वजह से हो गई क्योंकि पेड़ की टहनियों को ये गर्दन खींच करके ऊपर से पकड़ता था, इस वजह से। क्लियर। देखो टी.एच. माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। टी.एच. माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। डार्विन किसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुए थे? टी.एच. माल्थस की वजह से। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या है रखना? 20th सेंचुरी में ह्यूगो ड्रीवी साइंटिस्ट थे। किस पे वर्क किया गया था? इवनिंग प्रिमरोज पे। किसके लिए? आइडिया फॉर म्यूटेशन के लिए। उसके बाद म्यूटेशन जो है ना वो रैंडम और डायरेक्शन लेस होता है, लेकिन डार्विन वेरिएशन कैसा था? स्मॉल एंड डायरेक्शनल। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डी व्रीज बिलीव म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन एंड हेल्स कॉल्ड इट साल्टेशन। साल्टेशन क्या होता है? देखो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्लियर। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, साल्टेशन क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल बेसिकली क्या करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। और क्या करता है ये? देखो एप्लीकेबल होता है लार्ज पॉपुलेशन के लिए। एप्लीकेबल ऑन लार्ज पॉपुलेशन। क्लियर। तो 2 पॉइंट कौन से? कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है और लार्ज पॉपुलेशन पे ये एक्ट करता है। देखो पहला क्या है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड दिस कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसका कहने का मतलब ये है, कोई ये एक सिंगल जियोग्राफिकल रीजन है, उसमें 100 पीपुल्स हैं, इसमें से 60 जो हैं वो टाल हैं और 40 जो हैं वो स्मॉल हैं। ये F1 जनरेशन है, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन। अगर सेकेंड जनरेशन में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर 200 पीपुल हो गए रिप्रोडक्शन के बाद तो यहाँ पे 120 जो है वो टाल होंगे और जो 80 होंगे ना वो स्मॉल होंगे F2 जनरेशन में। तो देखो F1 और F2 जनरेशन में टाल और ड्वार्फ मतलब टाल और स्मॉल पीपुल्स का रेशियो कैसा है? देखो पहले में कितना है? टाल और स्मॉल का रेशियो 3:2 है और F2 जनरेशन में टाल और स्मॉल का रेशियो कितना है? 3:2 ही है। कहने का मतलब ये है कि F1 जनरेशन में 100 लोग हैं, ठीक है, एक सिंगल जियोग्राफिकल रीजन में जिसमें 60 जो है टाल हैं, 40 हैं स्मॉल। तो इनके बीच का रेशियो कितना है? 3:2 F1 जनरेशन में। आफ्टर रिप्रोडक्शन F2 जनरेशन में सपोज दैट 200 लोग हो गए तो F2 जनरेशन में भी ये रेशियो जो होगा टाल और स्मॉल के बीच में 3:2 का ही रहेगा। इसी को बोल देते हैं ना फ्रीक्वेंसी इन। देखो एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन आर स्टेबल कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर। एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? देखो जैसे अगर यहाँ पे हमको स्मॉल की एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो स्मॉल के लिए 40/100 कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर टाल के लिए निकालना हो तो 0.6 हो जाएगा। क्लियर। तो ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है, कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। कुछ यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। पहले में देखिए पहला ग्राफ जो है स्टेबलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वो है डायरेक्शनल और थर्ड जो है डिस्ट्रप्टिव। इसको पहचानेंगे कैसे? देखो पीक अगर हाइयर है, हाइयर एंड नैरोवर,
पीक जो है हाइयर और नैरोवर है तो स्टेबलाइजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वन डायरेक्शन की तरफ एरो लगा है कि मूवमेंट एक डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन तो बोलेंगे डायरेक्शनल, और दो पीक का फॉर्मेशन हो रहा है ना साइड बाय साइड तो बोलेंगे डिस्ट्रप्टिव। ए जो है स्मॉल पी को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल ए जो है वो स्मॉल क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1, और p प्लस क्यू जो होता है वो 1 होता है। p प्लस क्यू इक्वल टू 1 मतलब सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1। तो सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे p जो है यहाँ पे देखो, p क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। q क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। और p स्क्वायर किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। 2pq हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और q स्क्वायर जो है होमोजाइगस रेसेसिव। क्लियर। तो ये रिप्रेजेंटेशन अगर आपको याद है तो इसके सवाल सारे हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जैसे 5 फैक्टर्स जो है ना, क्या कह रहा है, 5 फैक्टर्स नो दे अफेक्ट हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। 5 फैक्टर्स हैं जो हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन को अफेक्ट करते हैं। वो 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखो, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर जो है वो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन को अफेक्ट करते हैं। जीन फ्लो उसको बोलेंगे इफ़ द जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम, तो उसको बोल देंगे जीन फ्लो। दूसरा क्या है, सेम चेंज अकर बाई चांस, तो उसको बोलते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो देखो जीन फ्लो क्या बोलेंगे, इफ़ दिस जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम हो रहा है तो उसको बोल देंगे जीन फ्लो, और सेम चेंज अगर बाई चांस हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। स्टेबलाइजेशन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उसके बारे में बता रहा है। तो ग्राफ स्टेबलाइजेशन के बारे में क्या है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड मीन कैरेक्टर वैल्यू। दूसरा है डायरेक्शनल चेंजेस के बारे में, मतलब मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। एंड जो थर्ड हमारा है वो है डिस्ट्रप्टिव। इसमें क्या है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड पेरीफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये 3 डाटा जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्शन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो, 2000 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुई थी कहाँ पे, अर्थ पे। अगर फर्स्ट नॉन सेलुलर की बात करते हैं तो 3 बिलियन ईयर एगो। सेलुलर फॉर्म कब है, 2 बिलियन ईयर एगो या 2000 MYA मिलियन ईयर एगो। क्लियर। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। यहाँ पे साइड में पीरियड्स दिए गए हैं, देखो पेलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। देखो इरा कौन सा है यहाँ पे, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, और उनके पीरियड्स कौन से हैं, वो सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। तो अगर हम बात करते हैं सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ये किस एरा से बिलोंग करते हैं, तो एरा कौन सा है उनका, पेलियोजोइक। ठीक है। और मीसोजोइक के कौन कौन से पीरियड्स हैं, ट्राइएसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस। सीनोजोइक में टर्सरी, क्वार्टनरी। एक चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं हम, देखो
मीसोजोइक जो एरा है ना, मीसोजोइक एरा, उसमें जो पीरियड्स हैं ट्राइएसिक, जुरेसिक एंड क्रिटेशियस। तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, जैसे ट्राइएसिक में जो है डायनासोर अपीयर्स हुए थे, ठीक है। डाइवर्सिफाई किस में हो गए, जुरेसिक में, और एक्सटिंक्ट किस में हो गए, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लांट का हमने देखना है, जियोग्राफिकल पीरियड्स प्लांट में इवोल्यूशन देखना है। तो देखो जुरेसिक में कौन कौन से, हर्बेसियस, लाइकोपोड्स, ठीक है, फर्न हुए, कोनिफर्स हुए, साइकड्स। और अगर क्रिटेशियस में देखते हैं तो हॉर्स टेल, इक्विसिटम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिंगोज और जेंटल्स, डाइकोटिलिडनस प्लांट भी इसी में किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, क्रिटेशियस। और जो सीनोजोइक ईरा है उसमें टर्सरी से क्या है, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मोनोकॉट्स। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट का इवोल्यूशन दिया गया है। अब एक चीज़ और यहाँ पे इसका सीक्वेंस ऊपर की तरफ देखिए, पहले है क्लोरोफाइट एंसेस्टर, दूसरा है ट्राइक्यूफाइट एंसेस्टर, तीसरा है राइनिया टाइप एंड फिर है साइलोफाइटान। साइलोफाइटान से एराइज कौन कौन से हो रहे हैं, देखो 1 2, सीड फर्म जैसे पूछे किससे एराइज हो रहा है तो साइलोफाइटान से। 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट्स आए थे, ठीक है। जालेस फिशेस कब थी, 350 मिलियन ईयर एगो। और उसके बाद सी वीड्स और फ्यू प्लांट्स कब थे, 320 मिलियन ईयर एगो। ये डाटा साइड में हमने लिख दिया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ सकता है। In 1938, fish caught in South Africa happened to be coelacanth, ठीक है, which was thought to be extinct. लोफिन जो थे ना फर्स्ट एम्फीबिया थे, देखो एनिमल कॉल्ड लोफिन इन्वॉल्व्ड इनटू, देखो ये लाइन क्या कह रहा है, इन्वॉल्व इनटू फर्स्ट एम्फीबिया दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। तो लोफिन फर्स्ट एम्फीबियन थे और देयर वाज नो स्पेसिफिन लेफ्ट आउट, उनका कोई स्पेसिफिन नहीं बचा है अभी तक जिससे पता लगाया जा सके उनके एवोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू दी जियोग्राफिकल पीरियड के थ्रू बताया गया है। देखो कार्बोनीफेरस, परमियन, ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, इधर सारे टर्सरी एंड क्वार्टनरी, ये सब पीरियड दिए गए हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था, ट्राइएसिक में डायनासोर जो थे अपीयर हुए थे, ठीक है। जुरैसिक में डाइवर्सिफाई हुए थे, क्रिटेशियस में एक्सटिंक्ट हो गए थे। देखो डायनासोर एक्सटिंक्टेड अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो। एम्फीबियन इन्वॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, दे लेक्स थिक सेल्ड एग व्हिच डू नॉट ड्राई अप इन द सन अनलाइक दोज एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियन का इन्वॉल्वमेंट किससे हुआ है, रेप्टाइल से। फर्न के बारे में बताया है, टेरिडोफाइट्स थे, ठीक है, प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉल कोल डिपोजिट सोली। फिश लाइक रेप्टाइल की बात किया है वो है इक्थियोसोर्स, मछलियों की तरह दिखने वाला जो रेप्टाइल था उसका नाम क्या था, इक्थियोसोर्स। जैसे डायनासोर बिगेस्ट कौन सा था, ट्राइनोसोरस रेक्स जो था, ठीक है, 20 फीट हाइट है उसकी और ह्यूज डेगर लाइक टीथ थे उसके। और 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, सडनली एक्सटिंक्ट फ्रॉम दी अर्थ। डायनासोर के एक्सटिंक्शन का कोई रीज़न नहीं पता था, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो मर गए या एक्सटिंक्ट हो गए। फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रिव, दियर फॉसिल आर स्मॉल साइज, उनका फॉसिल जो था बहुत ही स्मॉल साइज का। मैमल्स वर विविपेरस, प्रोटेक्टेड दियर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जब हमने बताया है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आपस में ज्वाइन हुए थे, तो एनिमल जो थे ना ओवर हीटन, मतलब कि खा लिए गए थे, मार दिए गए थे नॉर्थ अमेरिका फना के द्वारा, नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स के द्वारा। देखो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन हुआ था तो दीज एनिमल वर ओवर ईडन बाई नॉर्थ अमेरिका फ्यूना, नॉर्थ अमेरिका के एनिमल के थ्रू साउथ अमेरिका के सारे एनिमल्स को मार दिया गया था, ठीक है। लेकिन वही क्या कह रहा है यहाँ पे, ड्यू टू सेम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव कर गए थे क्योंकि वहाँ पे लेक ऑफ कंपटीशन था। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन की सक्सेसफुल स्टोरी क्यों है इवोल्यूशन में, क्योंकि लैंग्वेज स्किल और सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से। तो लैंग्वेज स्किल है और सेल्फ कॉन्शियसनेस है,
अदर एनिमल्स के पास ऐसा कुछ नहीं है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन का एवोल्यूशन अर्थ पे कैसे हुआ, कौन कौन सी स्पीसीज का सीक्वेंस है होमो सेपियंस तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले अर्थ पे जो इन्वॉल्व हुई थी मैन की स्पीसीज वो थी हमारी रामापिथेकस, क्लियर। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड होमो सेपियंस। ये एवोल्यूशनरी सीक्वेंस है मैन के डेवलपमेंट का। अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एक्सटिंक्ट। रामापिथेकस जो थे मोर मैन लाइक थे, ड्रायोपिथेकस क्या थे, मोर एपी लाइक। अगर मोर मैन लाइक की बात करता है तो रामापिथेकस, मोर एपी लाइक की बात करता है तो ड्रायोपिथेकस। कुछ फॉसिल जो थे मैन लाइक बोन्स मतलब कि रामापिथेकस के डिस्कवर किए गए थे कहाँ पे, यूथोपिया एंड तंजानिया सिटीज, क्लियर। मैन लाइक की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, ये रामापिथेकस की। तो रामापिथेकस के फॉसिल्स कहाँ पे पाए गए थे, यूथोपिया एंड तंजानिया का है। 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात कर रहा है तो वो वेजिटेरियंस थे। फर्स्ट ह्यूमन लाइक की बात करता है तो होमिनिड्स कौन से थे, होमो हैबिलिस। देखो अगर मैन लाइक की बात कर रहा है तो रामापिथेकस, फर्स्ट ह्यूमन लाइक की बात कर रहा है तो होमो हैबिलिस, ठीक है। उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800 सीसी थे। फॉसिल कहाँ पे डिस्कवर किए थे, जावा में 1891। नेक्स्ट स्टेज क्या है, होमो इरेक्टस की बात कर रहा है, अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी। कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या कह रहा है, देखो द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर मैन लाइक ह्यूमन स्कल से देन एडल्ट चिंपैंजी। देखो ये जो है ह्यूमन की है, ये है बेबी चिंपैंजी, तो दोनों की सिमिलरिटी मिल रही है ना एडल्ट चिंपैंजी से। तो वही लाइन बोल रहा है द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी जो है मोर मैन स्कल से मैच कर रहा है, एडल्ट चिंपैंजी नहीं मैच कर रहा है, क्लियर। तो ये लाइन याद रखना। होमो इरेक्टस जो था ना वो नॉन वेजिटेरियन था। निएंडरथल की क्रेनियल कैपेसिटी दी गई है 1400 सीसी, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता था। निएंडरथल के बारे में एक चीज़ और डाटा इंपॉर्टेंट दिया गया है यहाँ पे, वो मरने के बाद बॉडी को जला देता था या दफना देता था, निएंडरथल ह्यूमन। होमो सेपियंस की बात करते हैं तो एराइज कहाँ हुआ था, अफ्रीका में। आइस एज की बात करते हैं तो 75,000 से 10,000 ईयर एगो आइस एज मॉडर्न होमो सेपियंस जब एराइज हुआ। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट हमको देखने को मिलती हैं 18,000 ईयर एगो। कहाँ पे प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग हमको देखने को कहाँ मिली थी, भीमबेटका रॉक शेल्टर इन राइजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, क्लियर। एग्रीकल्चर कब आया था, 10,000 ईयर बैक। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ हार्स के बारे में पूछा है, तो ईओ, आर्थो, मीजो, मियो, मेरी, प्लियो एंड इक्कोसिक्कोस, ये हार्स का इवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं। आप इसको देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर को कवरअप कर दिया है, लाइन टू लाइन एकदम एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये सारे डाटा जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवरअप कर लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।